हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में मौजूद क्रमशः अम्ल और क्षारक के कारण होता है। चलिए दैनिक जीवन में पाए जाने वाले अम्ल और क्षारक के बारे में चर्चा करते हैं। क्या आप सारणी में दिए गए पदार्थों की प्रकृति उनके स्वाद के आधार पर बता सकते हैं? हमने पिछली कक्षा में यह भी पढ़ा था कि किसी पदार्थ की प्रकृति बिना चखे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में इंडिकेटर्स भी कहते हैं। सूचकों को जब अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो देखा होगा कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। क्या आप ऐसे ही कुछ और प्राकृतिक सूचक की सूची बना सकते हैं जिससे आप पदार्थ की प्रकृति पता कर सके? प्राकृतिक सूचक की सूची बनाकर अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करें। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए हम संश्लेषित सूचक जैसे मिथाइल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थलीन का भी उपयोग करते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में। अध्याय के इस भाग में हम निम्नलिखित के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण, धातुओं के साथ अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया और क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अम्ल में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति, विलयन में अम्ल और क्षारक। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अलग व्यवहार करते हैं। इनका स्वाद भी अलग होता है और यह एक ही सूचक को अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। आपको बताया गया है कि अम्ल और क्षारक की उपस्थिति पहचानने के लिए सूचक अपना रंग बदलते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह किस तरह का बदलाव है? सही सोचा आपने, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या आप अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? चलिए अब हम अम्ल और क्षारक के विभिन्न रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है जब अम्ल और क्षारक विभिन्न पदार्थों के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसे जानने के लिए हम क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप में हम डाइल्यूटेड H2SO4 लेंगे, परख नली में जिंक के छोटे टुकड़े लेंगे और एक साबुन का विलयन लेंगे। अब हम H2SO4 को बूंद बूंद करके परख नली में डालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से एक गैस की उत्पत्ति हो रही है। अब हम इस गैस को साबुन वाले विलयन से पास कराएंगे। आप देखेंगे कि साबुन के विलय के सतह पर झाग बन गई है। अब हम इस गैस के पास एक जलती हुई माचिस लाएंगे जिससे फट फट की आवाज आएगी। आइए अब चर्चा करते हैं कि इस क्रियाकलाप में आपने क्या देखा। इस क्रियाकलाप में हमने जिंक के टुकड़ों का उपयोग किया जो कि एक धातु है और इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराया। हम देखते हैं कि धातु एक यौगिक का उत्पादन करने के लिए अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और एक गैस को पैदा करते हैं।
जब हम इसके पास जलती हुई माचिस लाते हैं तो गैस एक फटफट ध्वनि बनाती है। धातु अम्ल से हाइड्रोजन के परमाणुओं को विस्थापित करते हैं। जो यौगिक बनता है उसे लवण कहते हैं और हाइड्रोजन गैस का विस्थापन होता है। आइए अब इस अभिक्रिया में शामिल समीकरण देखें। यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन कर रहा है। अब हम इस अभिक्रिया के लिए समीकरण को एक सामान्य समीकरण के रूप में लिखेंगे। धातु जमा अम्ल हमें देता है लवण जमा हाइड्रोजन। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में लिख लें। आइए अब हम धातु अम्ल की अभिक्रियाओं के साथ कुछ और उदाहरण देखते हैं। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए अब तक जो हमने पढ़ा उसे संक्षेप में समझते हैं। हमने पढ़ा जब एक धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस विकसित होती है और हाइड्रोजन गैस फटफट ध्वनि के साथ जलती है। यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। पिछले वीडियो में हमने एक अम्ल और धातु की अभिक्रिया देखी। अब हम देखेंगे कि क्या होता है जब एक धातु के साथ क्षारक अभिक्रिया करता है। इसके लिए हम एक दूसरी क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रिया के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तथा एक परख नली में जिंक धातु के छोटे छोटे टुकड़े लेंगे और हम एक साबुन का विलयन का भी प्रयोग करेंगे। अब हम परख नली में बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और उसके बाद हम परख नली को बर्नर से गर्म करेंगे। हम देखेंगे कि अब यहाँ एक अभिक्रिया होगी जिसमें एक गैस की उत्पत्ति होगी तथा परख नली में कोई उत्पाद बनेगा। परख नली से निकल रही गैस को अब हम साबुन के विलयन से पास करेंगे। हम देखेंगे कि साबुन के विलय की सतह पर झाग बन जाता है। अब हम इस गैस के पास एक जलती हुई माचिस लाएंगे जो फट फट की आवाज करेगी। आइए अब चर्चा करते हैं कि इस क्रियाकलाप में आपने क्या देखा। इस क्रियाकलाप में हमने जिंक के टुकड़ों का उपयोग किया जो एक धातु है और इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अभिक्रिया कराया। हम देखते हैं कि धातु एक यौगिक का उत्पादन करने के लिए क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है और एक गैस निकलती है। जब हम इसके पास जलती हुई माचिस लाते हैं तो गैस फट फट ध्वनि बनाती है। धातु क्षारक से हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन करता है और यह यौगिक लवण के रूप में जाना जाता है और इससे हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। आइए अब इस अभिक्रिया में शामिल समीकरण देखें। यह अभिक्रिया भी विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ भी जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापन करता है। अब हम इस अभिक्रिया के लिए समीकरण को एक सामान्य समीकरण के रूप में लिखेंगे। धातु प्लस क्षारक देता है लवण प्लस हाइड्रोजन। यह अभिक्रिया कुछ धातुओं के साथ ही होती है। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। आइए अब क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हुए धातु के कुछ और उदाहरण देखते हैं। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा जब धातु के साथ क्षारक अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस विकसित होती है और हाइड्रोजन गैस एक फटफट ध्वनि के साथ जलती है और यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है और सभी धातु यह अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। पिछले वीडियो में हमने विभिन्न पदार्थों के साथ अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया देखी। क्या आप बता सकते हैं कि अगर हम अम्ल के साथ क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? चलिए इसे भी एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं।
यह रसायन विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, तो इसे ध्यान से देखें। आइए अब हम अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। इस क्रिया के लिए हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। अब हम परख नली में थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और फिर उसमें फिनोल्फ्थालीन की 2 बूंद डालेंगे। इससे विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। अब हम इसमें 1 बूंद करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे और देखेंगे कि यह विलयन वापस से रंग रहित हो जाता है। अब हम ऊपर दिए गए क्रिया को फिर से दोहराते हैं। हम देखेंगे कि फिर से हमें वही परिणाम मिलेगा। अब हम चर्चा करेंगे कि हमने वीडियो में क्या देखा है। सूचक को मिलाते ही NaOH का रंग बदलकर गुलाबी हो जाता है। जब हम एक एक बूंद अम्ल के विलयन में मिलाते हैं तो यह रंगहीन विलयन में बदल जाता है। चरणों को दोहराने पर हमें वही मिलता है। चलिए अब जानते हैं कि यहाँ हुआ क्या। जब NaOH में फिनोल्फ्थालीन मिलाया जाता है तो यह गुलाबी रंग में बदल जाता है क्योंकि विलयन क्षारक है। जब हम एक एक बूंद अम्ल को मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि विलयन बेरंग हो जाता है। पर ऐसा हुआ क्यों? क्या आप कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विलयन में मौजूद क्षारक NaOH ने अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक अन्य उत्पाद बनाया? हाँ, NaOH ने अम्ल के साथ अभिक्रिया की और उदासीनकृत हो गया, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रलाइज्ड हो गया, ताकि गुलाबी रंग देने के लिए कोई NaOH मौजूद ही ना हो। स्पष्ट रूप से अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण और पानी प्राप्त होता है। चलिए अब इसकी अभिक्रिया देखते हैं। यह कुछ इस प्रकार है। NaOH प्लस HCl देता है NaCl प्लस H2O। इसे हम सामान्य रूप में कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अम्ल प्लस क्षारक देता है लवण प्लस जल। चलिए इस अभिक्रिया को संक्षेप में लिखते हैं। उदासीनीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण एवं जल प्राप्त होता है और इसे उदासीनीकरण कहते हैं और इसे कुछ इस रूप में दर्शाया गया है। अम्ल प्लस क्षारक देता है लवण प्लस जल। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप देखेंगे जो हमें अम्ल के महत्वपूर्ण गुणधर्म को सीखने में मदद करेंगे। इस अभिक्रिया में हम एक परख नली में कॉपर ऑक्साइड लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसकी अभिक्रिया कराएंगे। हम एक परख नली में कॉपर ऑक्साइड लेंगे और उसमें बूंद बूंद करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। इस अभिक्रिया के बाद हम देखते हैं कि परख नली में विलयन का रंग हरा नीला हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि हमने वीडियो में क्या देखा। हमने देखा कॉपर ऑक्साइड अम्ल में घुल जाता है और विलयन का रंग नीला हरित में बदल जाता है। चलिए देखते हैं कि यहाँ हुआ क्या। यहाँ कॉपर ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड बनाता है जो नीले हरे रंग का होता है। विलयन का नीला हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। आइए अब हम दिए गए अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखते हैं जो कुछ इस प्रकार है। इस समीकरण का सामान्य रूप इस प्रकार है। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल देता है विलयन प्लस जल। क्या आपने इस अभिक्रिया के सामान्य रूप पर कुछ ध्यान दिया? यह उसी समान अभिक्रिया है जैसे अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया होती है। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारक ऑक्साइड होते हैं। चलिए अब हमने जो कुछ भी पढ़ा उसे फिर से एक बार दोहरा लें।
अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया से विलयन एवं जल प्राप्त होता है। धात्विक ऑक्साइड क्षारक ऑक्साइड होते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब हम क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। क्या आप उस क्रियाकलाप को याद कर सकते हैं जिसमें हम चूने के पानी के माध्यम से गैस पास करते थे और एक सफेद अवशेप का उत्पादन होता था? हमने अम्ल एवं धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया में इसे देखा था। आइए अब इसकी अभिक्रिया देखें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक अधात्विक ऑक्साइड है के साथ अभिक्रिया करता है और विलयन एवं जल बनाता है। यह विलयन अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट है। इस समीकरण को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। आइए अब हम इस समीकरण के सामान्य रूप को देखें जो कि कुछ इस प्रकार है। अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षारक देता है लवण प्लस जल। आपने यहाँ कुछ देखा? इस अभिक्रिया का सामान्य रूप भी अम्ल क्षारक अभिक्रिया के सामान्य रूप के समान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्ल ऑक्साइड है। क्या आपको इस सभी क्रियाओं को देखने और सीखने में रुचि आ रही है? चलिए अब हम पिछली क्रियाओं के आधार पर अम्ल और क्षारकों के कुछ और गुणों को देखेंगे। क्या आपको याद है कि जब धातु की एक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई गई थी तो क्या हुआ था? जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है। क्या आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन अणु होते हैं? क्या आप यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय है? आइए अब हम इसे क्रिया के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस क्रिया के लिए हम एक बर्तन में नींबू का रस लेंगे। उसमें हम बैटरी के दोनों छोर से तार जोड़ देंगे। हमें देखना होगा कि दोनों तार इस रस में डूबे हुए हों। इस बैटरी से हम अब एक लेड का बल्ब भी जोड़ेंगे। अब हम करंट को चालू करेंगे तो देखेंगे कि बल्ब जल जाता है। अब हम नींबू के रस की जगह अल्कोहल का प्रयोग करेंगे। हम पाएंगे कि अल्कोहल से भी बल्ब जला। अब हम देखेंगे कि यदि हम चूने के पानी का उपयोग करते हैं तो बिजली का संचालन करता है और बल्ब जल जाता है। अब हम इस क्रिया पे चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल होता है। इस अम्ल ने तरल को बिजली का संचालन करने में मदद की। अल्कोहल ने बिजली का संचालन किया। यदि हम चूने के पानी का उपयोग करते तो यह भी बिजली का संचालन करता है। तो हम यहाँ क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? स्पष्ट है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अम्ल में मौजूद हाइड्रोजन और क्षारक में मौजूद हाइड्रोक्साइड ने बिजली का संचालन करने में मदद की। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? उन्होंने हाइड्रोजन आयनों की मदद से ऐसा किया। हाइड्रोजन आयनों का विघटन हुआ और बिजली के संचालन में मदद मिली। यह साबित करता है कि अम्ल के अम्लीय व्यवहार के लिए हाइड्रोजन आयन जिम्मेदार है। जितना अधिक हाइड्रोजन आयन होगा उतना अधिक ये अम्लीय होगा। इसी तरह क्षारकों में मौजूद हाइड्रोक्साइड ने बिजली का संचालन करने में मदद की। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन क्षारकों की क्षारकीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार है। आपने अभी सीखा है कि अम्ल और क्षारक विद्युत का संचालन करते हैं। यह उनमें आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। अम्ल H+ आयनों का उत्पादन करते हैं जो इसे अम्लीय बनाता है और क्षारक OH- आयनों का उत्पादन करते हैं जो इसे क्षारकीय बनाता है। क्या आपने पिछले क्रियाकलाप में कुछ ध्यान दिया था? हमने क्रियाकलाप के दौरान अम्ल और क्षारक का उपयोग करते हुए उन्हें विलयन या तनु रूप में उपयोग किया था। क्या आप सोच सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया था? इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या था? या हमारे पास जो उपलब्ध था इसलिए हमने उसी का उपयोग कर लिया? तो चलिए
फिर हम इसे एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। इस प्रक्रिया में हम एक परख नली में सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल और 2 नीले लिटमस पेपर का प्रयोग करेंगे। अब हम परख नली में सल्फ्यूरिक अम्ल बूंद बूंद करके डालेंगे। अब इसमें अभिक्रिया होगी और हम देखेंगे कि एक गैस उत्पन्न हो रही है। अब हम इस गैस को एक सूखे लिटमस पेपर के पास लेकर जाएंगे। हम देखेंगे कि इसमें कोई रंग में बदलाव नहीं आया। अब हम इस गैस के पास एक नम लिटमस पेपर को लेके जाएंगे। हम देखेंगे कि तुरंत ही इसका रंग लाल हो जाता है। तो आपने वीडियो में क्या देखा? तो हमने देखा कि शुष्क अम्ल ने शुष्क लिटमस पेपर को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इसने नम लिटमस पेपर पे प्रतिक्रिया दी। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि यहाँ हुआ क्या। जब पेपर शुष्क था तब HCl से हाइड्रोजन आयनों का विघटन नहीं हुआ, वे नमी की उपस्थिति में ही अलग हुए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणधर्म है जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। अम्ल में हाइड्रोजन आयन होते हैं जो केवल पानी की उपस्थिति में ही अलग होते हैं। हाइड्रोजन आयन अकेले मौजूद नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे पानी के अणु के साथ संयोजन के बाद मौजूद होते हैं। इस H3O+ आयन को हाइड्रोनियम आयन के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार हम हाइड्रोजन आयनों को H+ या हाइड्रोनियम आयन के रूप में दिखाते हैं। चलिए अब इसकी प्रक्रिया देखें। आइए अब देखते हैं कि पानी में क्षारक घुल जाता है तो क्या होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब पानी में क्षारक का घुलन करते हैं तो यह हाइड्रोक्साइड OH- आयन देता है। चलिए अब हम पानी में घुलते क्षारक के कुछ और उदाहरण देखें। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार बोलते हैं। वे स्पर्श में साबुन, स्वाद में कड़वे और संचारक होते हैं। अब जब आपने अम्ल और क्षारक के पृथक्करण को देखा है तो क्या आप बता सकते हैं कि जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो होता क्या है? अम्ल से हाइड्रोजन आयन और क्षारक से हाइड्रोक्साइड आयन पानी बनाने के लिए संयोजन करते हैं और अन्य 2 आयन विलयन करते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए एक बार हम दोहरा लें कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा अम्ल H+ आयन को देने के लिए घुलनशील होते हैं जो कि हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्षारक OH- आयन देने के लिए घुलनशील होते हैं। जब अम्ल के साथ क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं तो अम्ल के H+ आयन और क्षारक के OH- आयन मिलकर जल बनाते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। आपने अपनी प्रयोगशाला में विभिन्न चेतावनी संकेत तो देखे ही होंगे। कुछ कुछ बर्तनों पर भी ऐसे कुछ चेतावनी के संकेत होते हैं। अम्ल के बर्तनों पर संकेत आपको अम्ल से निपटने के बारे में चेतावनी देने के लिए होते हैं। चलिए अब एक गतिविधि देखते हैं। इस प्रक्रिया में हम पानी लेंगे और थर्मामीटर लेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल को बूंद बूंद करके पानी में डालेंगे। आप देखेंगे कि थर्मामीटर का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक समय पे आकर इसका तापमान रुक जाता है। अब हम साफ पानी के बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ टुकड़े लें और पानी में डालें। अब हम देखेंगे कि पानी का तापमान बढ़ने लगा जो एक बिंदु पर आकर रुक जाता है। इस गतिविधि में जो हमने देखा उस पर चर्चा करते हैं। अम्ल को डालने के बाद थर्मामीटर का तापमान बढ़ने लगता है और यह कुछ समय बाद स्थिर हो जाता है। इसका मतलब क्या है? क्या आपको अपनी पिछली कक्षाओं में ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया याद है? मिश्रण के तापमान में वृद्धि यह दर्शाती है कि इस अभिक्रिया में गर्मी पैदा हो रही है और यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है और इसके लिए अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है।
इसलिए पानी को सदैव धीरे धीरे हिलाते हुए ही मिलाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अचानक से पानी डाल देंगे तो क्या हो सकता है? इससे अचानक ऊष्मा की उत्पत्ति होगी, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक तापमान हो सकता है और कांच का बर्तन टूट सकता है या मिश्रण असंतुलित होकर बाहर भी आ सकता है और आपको जला सकता है। इसलिए जब भी आप पानी में सांद्र अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो काफी सावधानी बरतें और इसे धीरे धीरे लगातार हिलाते हुए मिलाएं। क्या आप जानते हैं कि पानी को सांद्र अम्ल या क्षारक में मिलाने की इस प्रक्रिया को कहते क्या है? इसे कहते हैं तनुकरण। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी आती है। चलिए एक बार दोहरा लें कि हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा पानी में सांद्र अम्ल या क्षारक को मिलाने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण इसके लिए अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है और इस प्रक्रिया को तनुकरण कहा